वेलकम है दोस्तों आपका माई एग्ज़ाम 07 चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें 60,244 वैकेंसीज दी गई हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसीज ऑफ नंबर हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको एज, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, रनिंग, एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और ये यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। इससे पहले ना तो कभी इतने बड़ी भर्ती आई है और मुश्किल है कि ये भविष्य में भी इतनी बड़ी भर्ती कभी आएगी। तो दोस्तों आपको जमकर मेहनत करनी है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना हो आपकी प्रिपरेशन में, आपको फॉर्म भरने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और हम पर विश्वास बनाए रखना। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है उस चीज़ को हम विस्तृत में जानेंगे और देखेंगे कि क्या वैकेंसीज दी गई हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। तो इसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर जो सीधी भर्ती है वो 2023 के लिए, जो कि 2000 ग्रेड पे की जॉब है, उसमें आपको जो सैलरी मिलती है बेसिक पे में वो 21,700 मिलती है। और देखिए इसकी जो फॉर्म है उसके लिए अनारक्षित ये 24,102 वैकेंसी हैं। EWS के लिए, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसके लिए 6,024 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 16,264 है। और यहाँ पर जो जाट वर्ग है ये सब OBC में ही आएंगे, सेंट्रल में ये सब जनरल कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो 12,650 हैं और अनुसूचित जाति की बात करें तो 1,204 हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बन जाती है वो 60,244 हैं, और जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इसमें फिर हमने लिखा हुआ, इसमें नोटिफिकेशन में आगे लिखा हुआ है कि आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिलाएं अभ्यर्थी पात्र होंगे। मतलब कि इसमें फीमेल और मेल दोनों ही कैंडिडेट आपके लिए एप्लीकेबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है या शुरू होने वाली जो डेट है, ये फॉर्म जो होगा वो 27 दिसंबर 2023 को होगा। और जो इसकी अंतिम तिथि होगी फॉर्म को फिल करने की वो 16 जनवरी 2024 की होगी। शुल्क जमा करने की भी जो अंतिम तिथि होगी वो 18 जनवरी 2024 होगी। और यही वो तिथि होगी, यही वो डेट होगी जिसमें अगर आपसे कोई भी आपके फॉर्म फिलअप में अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप 18 तारीख तक उसे ठीक करा सकते हैं। फिर अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए, आपसे चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हों, लेकिन आपको जो फ़ीस भरनी होगी वो इसमें 400 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी, जो कि इनका फ़ीस शुल्क है, आवेदन शुल्क जो कह सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आ जाती है योग्यताएं की कि उस आदमी में क्या होना चाहिए कि वो यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल बन सकें। तो सबसे पहली बात है कि वो भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवासी के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, यानी कि 1 जनवरी 1962 के जो पहले आया हो वो तिब्बत का कोई व्यक्ति हो, उसको भी ये फॉर्म फिल कराया जाएगा। फिर इसमें लिखा है कि भारतीय उद्भव का एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। मतलब ये इनसे भी पहले आया हो कभी, जो भी डेट दी गई थी। फिर अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, तो देखिए आपको जो 12वीं पास इसमें होना आवश्यक है। तो आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 12th पास होना आवश्यक है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं आगे। तो देखिए इसको हम एक बात और बताते हैं आपको कि इसमें जो आपकी अधिमानी आहारताएँ हैं, तो उसमें आपको क्या होगा कि इसमें ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में अगर कुछ डिटेल में आपको मैं बताना चाहूँ तो सपोज़ करिए 2 व्यक्ति हैं जिनके नंबर 300 में से 210 और 210 या 250 और 250 आए हैं। तो उन दोनों व्यक्ति में से जिस व्यक्ति को चुना जाएगा उस व्यक्ति को चुना जाएगा, भले ही इन दोनों व्यक्ति के नंबर सेम हो। तो उनमें से उस व्यक्ति को चुना जाएगा जिसके पास ये DOEA CCC या NIELT सोसाइटी से, जो कंप्यूटर में O लेवल का उसमें प्रमाण पत्र हो, यानी कि उसने एक डिप्लोमा किया हुआ हो O लेवल का, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक वो सेवा किया हो, या राष्ट्रीय कैडेटर कोर
बी प्रमाण पत्र उसने प्राप्त किया हो। एनसीसी में उसने बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर सपोज करिए एक के पास 250 नंबर हैं, दूसरे के पास भी 250 नंबर ही आए हैं, लेकिन उसके पास ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, या फिर उसने ये जो बाकी की ये जो 2 योग्यताएं हैं उसने ये कंप्लीट की हुई हैं, तो उसको यहाँ पर पात्र माना जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं आयु की, तो भर्ती के लिए जो आवश्यक आयु है इसमें लिखा गया है कि देखिए फर्स्ट पॉइंट को जब आप पढ़ेंगे कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, अर्थात ये जो 1 जुलाई 2023 गई है इसमें वो 18 वर्ष का हो चुका हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। मतलब कि उसने अभी तक 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच की उसकी आयु हो, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 जुलाई 2001 से जो पूर्व का जन्म है, या फिर 1 जुलाई 2005 के बाद का जो है जन्म, वो इसमें नहीं माना जाएगा। महिला अभ्यर्थी के दिनांक जो कि 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यही सेम जो है वो लेडीज़ के लिए भी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है कि वो उन्होंने 1 जुलाई 2023 को अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी प्राप्त कर ली हो और कह रहे हैं कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा फीमेल कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिला है। और उसमें अगर हम इसको डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने 2 जुलाई 1998 से पहले का जन्म ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का भी आपका जन्म ना हो। लेकिन देखिए फिर भी इन्होंने इसमें जो लिखा हुआ है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के जो कि मूल निवासी हों उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वो प्रवृत्त शासन देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार हो सकती है। चरित्र में इसमें क्या है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा आयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। फिर देखते हैं टिप्पणी में ये क्या है। चलिए इसको कोई बात नहीं है, लेकिन वैवाहिक परिस्थिति हम देखते हैं कि देखिए इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट है। जो लोग मैरिड हैं क्या वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो इसमें लिखा है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं। मतलब कि अगर आपने एक से अधिक आपकी अगर वाइफ हैं तो ऐसा पुरुष इस फॉर्म को फिल करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर एक ऐसी महिला अभ्यर्थी है जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो अगर कोई एक ऐसी लेडीज़ है जिसने पहले से ही एक ऐसे व्यक्ति से शादी की हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी है, तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। लेकिन परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए, ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हो। चलिए ये तो हो गया, आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए फिर देखते हैं शारीरिक स्वस्थता पर। तो देखिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। मतलब कि आप मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आप हष्ट-पुष्ट होने चाहिए, तभी आपको इसके लिए माना जाएगा। फिर इसमें कोई भी आप में शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे, मतलब वे उसके लिए योग्य नहीं हैं। भर्ती की जो प्रक्रिया है दोस्तों, यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 समय समय पर। अच्छा, आपको इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, ये इसमें दिया गया है। फिर देखिए लिखित परीक्षा जो होगी, अब आप इसमें सोचेंगे कि ये ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, तो दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें कि ये जो आपकी परीक्षा होने वाली है ये आपकी ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है और ये आपकी OMR शीट पर होगी। इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे और आपको वे 150 क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और आपको 300 मार्क्स का एक पेपर देना होगा। उस पेपर में आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलिपि एवं तार्किक क्षमता, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको हिंदी, जीके, या फिर आपकी बात करूँ तो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और आपकी जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग आपकी इसमें आएगी। फिर इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने का एक ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा।
ये कह रहे हैं कि 150 प्रश्न होंगे, जिनमें से हर एक के लिए सही उत्तर के लिए 2 मार्क्स होंगे, जो भी अभी मैंने बताया है आपको। लेकिन अगर सपोज़ करिए आपने एक गलत क्वेश्चन कर दिया है, तो आपके 0.5 मार्क्स वहीं पर काट लिए जाएंगे। परीक्षा आपकी ओएमआर शीट पर होगी, जो भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए, इसमें अब हम देखते हैं थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। तो देखिए, जो ओएमआर शीट की ये जो आपकी परीक्षा होगी, ये आपकी विभिन्न मतलब डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट आपकी शिफ्ट में हो सकती है। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विषयक सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPB 1/155 ये 2023 दिनांक 18/12/2023 से विहित प्रक्रिया बनाई जाएगी। मतलब ये जो आपकी जो इसमें 18/12/2023 से आपकी कोई नॉर्मलाइजेशन की ये जो प्रक्रिया है, ये आपकी मनाई जाएगी, अपनाई जाएगी। और इसमें देखिए आपकी क्या बात बताई गई है इस सूत्र के लिए। देखिए, फिर आगे लिखा हुआ है कि इसके बाद जब आप परीक्षा देंगे, तो उसके बाद आपकी जब आंसर की आएगी, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आंसर की में कुछ चीज़ें गलत हैं, आपको एक गलत प्रश्न दिया गया है, तो उसके समाधान के लिए आप उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका 2669 MB 2009 पवन कुमार, ये आप उसमें वहाँ पर जा सकते हैं। और जो फिर उसके लिए जो समाधान होगा, जो उसके लिए आपके लिए किया जाएगा, तो उसको इस फॉर्मूले से देखा जाएगा आपके मार्क्स को, कि जो आपके सही आंसर होंगे उसको आपके निर्धारित अंक से मल्टीप्लाई की दी जाएगी और उसको फिर सही प्रश्न की संख्या से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड फिजिकल इन स्टैंडर्ड टेस्ट DV एंड PST। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है। तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि अगर सपोज कर दिए आपने पेपर दिया है, उसके बाद फिर रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर उसमें जिसका भी नंबर आएगा उसको फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड है, जो भी आपके इसमें रेस मांगेंगे, तो देखिए उसमें पुरुष के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए, उसमें 168 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, जो कि अनुसूचित जाति सामान्य मतलब जनरल OBC और सभी के लिए 168 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो 160 सेंटीमीटर है। ये जो ST SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर इसमें रखी गई है। जो सीना का फुलाव है दोस्तों, वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। यानी कि आपसे इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सप्रेशन इसमें आपसे मांग रहा है कि आपका 5 सेंटीमीटर का छाती का जो है फुलाव होना चाहिए पुरुष के लिए। ठीक है, और यही बात इसमें नीचे दी गई है टिप्पणी में। फिर महिला अभ्यर्थियों के लिए हम बात करते हैं। तो देखिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल है, OBC हैं और अनुसूचित जातियों में से हैं, तो उसकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका जो कम से कम वजन है वो 40 किलोग्राम तो होना ही होना चाहिए। फिर इसमें हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण की। तो देखिए, इसमें जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। और वहीं पे जो आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट हैं, वहीं उनको 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 14 मिनट में पूरी करनी ज़रूरी है। जो इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे वही इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, और जो इस दौड़ में असफल होंगे उनको बाहर भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया है। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। तो जो भी आप शारीरिक दक्षता में जब आप सफल होंगे, तो उनके अनुसार परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेंगे।
इसे विभाग अध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे। फिर इस बोर्ड की वेबसाइट पर आपको निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। फिर देखिए इसमें कुछ बातें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने आपको वैसे पहले भी बता दी हैं, लेकिन आपको फिर से बता देते हैं कि देखिए बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट जिनके मार्क्स सेम हैं, जिनके अंक समान आए हैं, तो उस विद्यार्थी को, उस कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट किया जाएगा जिसके पास, जो मैंने आपको बताया था, ओ लेवल सर्टिफिकेट है या फिर उसने 2 साल तक किसी सरकारी विभाग में काम किया हो, तो उसको वो दिया जाएगा, उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि अगर इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान हैं तो अधिक आयु वाले को उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। फिर अगर लिखा है कि अगर इनमें भी उसका काम नहीं चलता है तो फिर हाई स्कूल में, जो कि उसका जो नेम ऑर्डर है उसके अनुसार उसको सेलेक्ट किया जाएगा। ये आयु में छूट है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इसमें दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताते हैं। तो देखिए अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का आपका EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और यही वो डेट है जिसके लिए OBC सर्टिफिकेट भी इसी डेट के बीच में बना हुआ होना चाहिए, वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन की ये जो क्रिया है, तो सबसे पहले देखिए आप दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपकी फ़ीस सबमिट होगी, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, यही देखिए जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है दोस्तों, जब आप ये अपना ये जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो केवल और केवल डिजी लॉकर के माध्यम से करेंगे। यानी कि आपने अगर अभी तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिजी लॉकर पर अपलोड नहीं किए हैं तो उन्हें अपलोड कर लीजिए, या अगर कोई अपलोड नहीं है तो आप उनसे स्कैन करके या फिर उसकी इंटरनेट से डाउनलोड करके भी डिजी लॉकर पर डाल सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए जो अभ्यर्थी है अपनी रंगीन फ़ोटो आवेदन में उल्लेखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB से 50 KB व हस्ताक्षर न्यूनतम 5 KB तथा अधिकतम 20 KB में ही स्कैन करे। तो ये कह रहा है कि जो इमेज, जो भी आपके जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट की जो फ़ोटो होनी चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और जो उसके हैंड सिग्नेचर हैं उसका साइज़ 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। जो इसमें देखिए रंगीन फ़ोटो है वो 35 मिलीमीटर यानी कि 1.4 इंच की जो हाइट है, और 1.75 इंच की 1.4 इंच की विड्थ, और 45 मिमी यानी कि 1.75 इंच की हाइट उसमें होनी चाहिए। तो ये 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। सेवारत अभ्यर्थी को फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए, और फ़ोटो जो है वो साफ़ और सुथरा होना चाहिए। फ़ोटो में साफ साफ दिखना चाहिए, और जो फ़ोटो है वो 6 महीने के अंदर लिया गया हो। उसका जो बैकग्राउंड हो वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का हो, या फिर सादी कोई पृष्ठभूमि हो। ठुड्डी से और उसका जो मुंह है वो साफ़ दिखना चाहिए। ये थोड़ी सी देख लीजिएगा आप। जो भी है फ़ोटो में आपको टोपी वोपी नहीं पहनना है। 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज़ के टुकड़े पर काली स्याही से अपने हस्ताक्षर करने हैं, और उसको JPEG या GPG फाइल में रखना है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे। यही है वो जो मैंने आपको बताया था कि पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी, और उसके बाद में आपको आपका जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। और अगर किसी भी बात में, अगर सपोज़ कीजिए आपसे कोई भी धोखाधड़ी या आपसे किसी भी प्रकार की चूक इसमें हो जाती हैं, तो देखिए आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि उस स्थिति में आप इस फॉर्म का फिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने 2 या 3 बार आपने फॉर्म फिल किया है तो वो आपका फॉर्म रद्द भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम आते हैं इसके सिलेबस पर। तो जो निम्नलिखित जो परीक्षा है वो इसमें दिया गया है। सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, मानसिक योग्यता है, जो मैथमेटिकल एबिलिटी है, और इसमें इंटेलिजेंस है। तो देखिए ये आपका जो सिलेबस है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो आपको जो ये नोटिफिकेशन है आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये तो बात आ गई आपके सिलेबस की, आप देख लीजिएगा जो भी है, उसके बाद में आपके जो आपको खुद पढ़ना होगा। थोड़ा सा अब हम आते हैं कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन इसमें उठ कर आते हैं और इसका सिलेबस क्या क्या है। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने अगर रिवाइज़ करूं तो रिवाइज़ भी कर सकता हूं, लेकिन आप अगर इससे देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा और आप इसको डिटेल मैनर में पढ़ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो सब्जेक्ट इसमें आपके मैथ होंगे, रीजनिंग होगा, GK होगा, हिंदी होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे, तो देखिए इसमें जो मैथ के जो अभी तक का लगभग जो देखे गए हैं वो 20 क्वेश्चन ही इसमें मैथ के आते हैं और 55 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के आते हैं। GK और हिंदी में 38 37 वेरी कर सकते हैं, किसी में 38 कोई से में 37 इसमें आ सकते हैं। और इनके मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा जिसमें 40 मार्क्स, 110 मार्क्स, 76 74 और ये 300 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर बन जाता है। और ये आपको 2 घंटे में देना होता है ऑफलाइन मोड में OMR शीट पर। तो मुझे लगता है दोस्तों आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखा होगा और आपको जो आपके काम की जो जानकारी है वो आपको मिल गई होगी और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और उस क्वेरी को हम देखकर, अगर आपसे सपोज करिए कोई वीडियो रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम आपके लिए एक नई वीडियो भी बना देंगे।